नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बिहार स्टेट के पेपर 1 के ऊपर। इसके पहले हमने पेपर 2 के बारे में बातचीत किया था, जिसमें हिंदी विषय के साथ साथ आर्ट ऑफ टीचिंग और जनरल अवेयरनेस पर चर्चा कर ली थी। उम्मीद है कि उसी के अनुसार आप सभी तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे। साथ में हमने बुक लिस्टिंग भी की हुई थी कि कौन कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं, और आप सभी की सहूलियत की दृष्टिकोण से हमने पहले बनाए गए वीडियो लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट भी आप सभी के लिए संकलित किया हुआ है, ताकि आप कम समय में जाकर अच्छे से पढ़ सकें और परीक्षा तक मानसिक रूप से अपने को तैयार कर सकें। तो पेपर 1 में हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन सी बुक है जिसे कि हम पढ़कर कम समय में बिहार स्टेट की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं इस वीडियो लेक्चर को बना रहा हूँ, सिलेबस पर चर्चा करने जा रहा हूँ, तब तक बिहार स्टेट का एडमिट कार्ड आ चुका है और आप सभी एडमिट कार्ड ले भी चुके होंगे, डाउनलोड कर चुके होंगे। फिर भी क्योंकि कम समय मिला है, तो उसमें देखते हैं कि हम कौन सी किताब पढ़ेंगे सॉलिड तरीके से, जिससे कि हम अच्छे से तैयार होकर परीक्षा में जा सकें। आप देख रहे हैं यहाँ पर पेपर 2 की तरह ही पेपर 1 में भी यूनिट 1 और यूनिट 2 दिया गया है। यूनिट 1 के अंतर्गत सब्जेक्ट हिंदी है, जिसमें कि आप देखेंगे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सब व्याकरण से रिलेटेड हैं। तो कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया था कि पेपर 1 के बारे में बातचीत कीजिए, और जो भी व्याकरण आ रहा है उसके लिए हम किताब कौन सी पढ़ेंगे। तो मैं आपको कम से कम किताब बताना चाहूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि अ, एक एक आध किताब ही मैं बताऊं, जिसमें कि ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं कि जब भी हिंदी व्याकरण की चर्चा आपके मन में आए तो हिंदी व्याकरण और रचना एक किताब है, इसको जरूर आप खरीद लीजिए। आगे की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और इस परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद। ये बुक हर हालत में आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसमें पूरा व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है, और कई बार हमने देखा है कि इस किताब से उदाहरण सहित परीक्षाओं में सवाल पूछे जा चुके हैं। जब आप देखेंगे इस सिलेबस को तो आपको पढ़ना है संधि, जिसमें प्रकार सहित यानी कि संधि कितने प्रकार की है और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इन सारी चीजों को पढ़ना है। दूसरा पॉइंट दिया गया है समास, रचना और प्रकार सहित, यानी कि संधि और समास, इन दोनों को आपको देखकर जाना है लक्षण के आधार पर और साथ में उदाहरण के रूप में भी। इसके बाद है संक्षेपण, अनेक तरह के गद्यावतरणों के संक्षेपण से संबंध अभ्यास। संक्षेपण आपने देखा होगा कि जब आप सब्सिडरी टाइप की हिंदी पढ़ते हैं या फिर सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, तो वहां पर संक्षेपण सवाल आता है और साथ में इसी का उल्टा आता है, जिसमें कि आपको विस्तार करना पड़ता है। ठीक है, तो संक्षेपण में गद्यावतरण दिया रहेगा, उसी को आपको क्या करना है, छोटा रूप में करना है। इसका विलोम जो है, जिसको कि मैं बताना चाह रहा हूँ, है पल्लवन। अक्सर जब मैं परीक्षाओं में देखता हूँ तो विद्यार्थी संक्षेपण और पल्लवन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके फंक्शनल हिंदी के दौरान में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो संक्षेपण आपको पढ़ना है, इसमें पल्लवन की अभी बात नहीं आई हुई है। इसके बाद है पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप चाहें तो वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब तो देख ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अगर भाग दौड़ करना चाहें तो प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी करके बुक है, जिसके लेखक हैं विनोद गोदरे। ठीक है, अगर अभी आप इस किताब को नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप जाएंगे गूगल बुक्स पे, तो ये किताब मिल सकती है। और साथ में अगर ये नहीं मिल रही तो ये किताब इसी से जुड़ी हुई है, दंगल झाटे, नाम वही है, बस राइटर का नाम अलग हो जा रहा है, दंगल झाटे। किताब अभी समय नहीं आपके पास तो नहीं खरीद पाए तो गूगल बुक्स में जाकर जरूर देखें, वहां से आपको पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावलियों से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि उदाहरित वाक्यों में व्यवहृत शब्दों से ऐसे शब्दों की पहचान करना। मुहावरे और लोकोक्तियां आपको पढ़नी है, वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य एवं उनके भेद, वाक्य प्रकार, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति तो दिया गया है, लेकिन इसमें स्पेशली बताया गया कि व्यंजना शब्द शक्ति आप जरूर ध्यान में रख कर जाएं। लेकिन जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हर एक पॉइंट्स को अगर अपने मन में रखते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। लिखा तो गया है व्यंजना का, लेकिन अभिधा लक्षणा का उदाहरण आ जाए
तो भी आपको दिक्कत ना हो, इस तरीके से आप तैयारी करके जाइए। अलंकार यहाँ पर दिया गया है, अलंकार में अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, फिर रूपक पढ़ना है आपको, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, इन 4-5 अलंकारों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है छंद, जो कि पेपर 2 में भी दिया गया था। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 अगर आप नहीं गंभीरता से पढ़ ध्यान भी नहीं देकर जाते हैं, पेपर 2 भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपका देखेंगे कि लगभग 60 से 70% पेपर 2 को पढ़ते हुए ही हिंदी व्याकरण की तैयारी हो गई है, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पेपर 1 बिल्कुल पढ़कर मत जाइए, लेकिन अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 में सामंजस्य स्थापित करना है और आपके पास समय कम है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस पेपर का नाम अलग अलग दे दिया गया है। पेपर में बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन है, ठीक है ना। तो इन्हीं कॉमन को भी ध्यान में रख के जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो नई चीजें हैं, खासतौर से जैसे यहाँ पर दिया गया है छंद के अंतर्गत वाणिक छंद, जैसा कि आप जानते हैं कि छंद भी 2-3 तरीके का होता है, मात्रिक है, वाणिक है, विषम मात्रिक, इस टाइप से भी छंद आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वाणिक छंद आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद काव्य गुण के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद रस है, तो आप देखेंगे कि सेकेंड पेपर में भी रस आपको पढ़ना है, अलंकार भी पढ़ना है और छंद भी पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं से आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, आपका रिवीजन एक तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। तो सेकेंड पेपर को तैयार करते वक्त आपको फर्स्ट पेपर की भी तैयारी हो जाएगी। तो मोटे तौर पर आप देख लीजिए कि इसमें आपके लिए नया क्या है। संधि, समास, अलंकार, रस, छंद आपको सेकेंड पेपर में भी पढ़ना है। थोड़ा बहुत यहाँ पर अंतर है कि संक्षेपण के बारे में पढ़कर जाना है। जैसा कि मैंने बताया कि संक्षेपण का विलोम पल्लवन होता है, जिसमें किसी चीज को विस्तार से बताया जाता है, लेकिन संक्षेपण में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके आधार पर 2-4 सवाल हो सकते हैं कि प्रश्न के रूप में, ठीक है। पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द ये पूछा जा सकता है, इसको मेरे चैनल पे आपको मिल भी जाएगा, और नहीं तो मैं इसको बनाकर दे सकता हूँ आपको। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ, आप देखेंगे कोई भी किताब आप मार्केट में खरीदेंगे, सब में मुहावरे और लोकोक्तियाँ बाकायदे विधिवत तरीके से अल्फाबेटिकली दिया रहता है। तो जिस किताब का मैंने नाम बताया, अगर वो आप ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई भी व्याकरण किताब आपके पास हो, हरदेव बाहरी का भी हो, तो भी आप काम चला सकते हैं। वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। पदबंध, संज्ञा सर्वनाम से लेकर क्रिया विशेषण जो भी है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। वाच्य से रिलेटेड, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, इस टाइप से। वाक्य के प्रकार, CUET की परीक्षा की तैयारी कराते समय हमने इस पर विचार किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में आप बिल्कुल थंबनेल पर मत जाइए, बस ये जाइए कि भाई मेरे लिए एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण है, जहां से भी मैटर मिले उसको देख लीजिए। शब्द शक्ति को लेकर भी हमने विस्तार से बातचीत किया हुआ है, और प्रैक्टिस सेट भी मैं अभी इसका भी प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोज हैं इसकी, उसको डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को रिन्यूअल करने के लिए या फिर रिवाइज करने के लिए नई वीडियोज भी आ सकती हैं, जब तक आपका अभी फाइनली आप लोग कमेंट्स कर बता सकते हैं कि हिंदी का एग्जाम कब है, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आ गया है और मेरे परिचित में कोई अभी इस तरीके का नहीं मिला हुआ है जिससे कि मैं अनुमान लगा लूँ कि हिंदी का पेपर कब है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं पेपर 1 को लेकर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर 2 की तैयारी करते हुए 1 की भी तैयारी आप कर सकते हैं। जो चीज़ें थोड़ी नई हैं उनको 2-4 घंटे निकाल कर अपने कीमती समय में से रिवीजन कर लीजिए। बाकी आप देख रहे हैं कि यूनिट 2 यहाँ पर दिया गया है ठीक वैसे ही जैसे कि हम पेपर 2 में बात किए थे। आर्ट ऑफ टीचिंग, अदर स्किल्स जो 50 नंबर के होंगे, ठीक है, दोनों मिलाकर। फिर यहाँ पर अलग अलग नंबरिंग भी की गई है कि टीचिंग से 30 नंबर का रहेगा और स्किल से 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे सिलेबस दिया गया कि आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या रहेगा, टीचिंग, लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड, सेम वही सिलेबस यहाँ पर दिख रहा है। तो एक ही तैयारी में आप देख रहे हैं कि लगभग दोनों पेपर आपके तैयार हो जा रहे हैं, बस नाम इनका दिया गया है। अब इन पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे कहाँ से? या तो आपने बीएड किया होगा तो उस समय आपके पास कुछ बुक्स होंगी, वहां से देख सकते हैं, या फिर आपने अगर डिप्लोमा कोई कोर्स किया होगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आराम से इन बिंदुओं को भी आप तैयार करके जा सकते हैं। बाकी सिलेबस को प्रिंट आउट करके जरूर अपने पास रखिए। हमारे बनाने का उद्देश्य यही है कि जो भी आपके अंदर थोड़ी सी आलस इत्यादि आ रही है वो खत्म हो जाए, क्योंकि
कहीं ना कहीं आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो एक उम्मीद सी रहती है कि इन सारे बिंदुओं पर जरूर मेरी बातें आनी चाहिए, मेरे विचार आने चाहिए। इसके बाद दिया हुआ अदर स्किल्स, जिसमें जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। सेम टू सेम आप देख रहे हैं कि सेकेंड पेपर में भी इसी टाइप का है, ठीक है ना। तो जो नीचे यूनिट 2 है, ये आप देख रहे हैं कि जैसे आप फर्स्ट पेपर के लिए तैयार करेंगे वैसे ही सेकेंड पेपर के लिए तैयार करना है। बस अंतर है कि फर्स्ट पेपर में यूनिट 1 के अंतर्गत जो हिंदी दी गई है वो पूरा व्याकरण के ऊपर है, और जबकि सेकेंड पेपर में हिंदी जो दी गई है वो थोड़ा सा साहित्य का पूट इसमें लिया गया है। तो हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है, जब से ये सुगबुगाहट हुई कि जल्दी से ही इसका एग्जाम होगा। अब तक के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, मुझे जितना याद है, सब में सबसे तेज होने वाली परीक्षा यही बिहार स्टेट की है। तो इस तेजी को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने पूर्ववर्ती ज्ञान के माध्यम से ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, वरना परेशान बस होंगे। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने को मानसिक रूप से शांत करते हुए आराम से तैयारी करके जाइए। निश्चित तौर पर इस परीक्षा में भी आप अच्छा करके आएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट जरूर देखिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।